नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम लोग समझने वाले हैं ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्थाओं के बारे में, स्थायी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। हम देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने भारत की जमीन से पैसा निकालने के लिए ये तीन अलग-अलग सिस्टम बनाए। अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत किसी सोने की खान से कम नहीं था, और उस खान की चाबी थी यहाँ की जमीन। जमीन से मिलने वाला टैक्स ही उनके पूरे साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी थी। लेकिन इतने बड़े देश के कोने कोने से लगान वसूलना, भाई ये कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। ये कहानी है अलग अलग प्रयोगों की, शोषण की और कंट्रोल करने की एक ऐसी चाल की जिसे उन्होंने बड़ी होशियारी से बुना था। शुरू में तो अंग्रेजों के पास कोई पक्का प्लान था ही नहीं। 1757 में प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद उन्होंने लगान वसूलना तो शुरू कर दिया, पर सब कुछ एकदम अस्त व्यस्त था। फिर 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक 5 साल का प्लान बनाया, लेकिन वो बुरी तरह से फेल हो गया। तो 1777 से वे हर साल टैक्स तय करने लगे। इस सारी उठापटक से कंपनी को ये तो समझ आ गया कि उन्हें एक परमानेंट और भरोसेमंद सिस्टम चाहिए। और बस यहीं से एंट्री होती है लॉर्ड कॉर्नवालिस की, जो इस पूरे खेल को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये राजस्व का ब्रिटिश खेल था क्या, फिर तीनों सिस्टम्स पर एक नज़र डालेंगे। इसके बाद एक एक करके जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी सिस्टम को समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि इस शोषण की विरासत ने हमारे लिए क्या छोड़ा। तो चलिए अब इस मामले की गहराई में उतरते हैं। अंग्रेजों ने भारत में टैक्स वसूलने के लिए मोटे तौर पर 3 अलग अलग सिस्टम अपनाए। नाम अलग थे, तरीके थोड़े अलग थे, लेकिन इन सबका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, ज्यादा से ज्यादा पैसा निचोड़ना। ये टेबल इन तीनों सिस्टम्स का पूरा सार है। देखिए, स्थायी बंदोबस्त में जमींदार को जमीन का मालिक बना दिया गया और टैक्स वसूलने का काम भी उसी का था। रैयतवाड़ी में बीच वाले यानी जमींदार को हटा दिया, किसान खुद मालिक बना और सीधा सरकार को टैक्स देने लगा। और महालवाड़ी में पूरे गांव को एक यूनिट मान लिया गया और गांव के मुखिया को टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी दे दी गई। और जरा इन सिस्टम्स का पैमाना देखिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे बड़े हिस्से पर लागू थी, लगभग 51% ब्रिटिश भारतीय भूमि पर। इसके बाद थी महालवाड़ी 30% भूमि पर, और स्थायी बंदोबस्त सिर्फ 19% जमीन पर। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि बिचौलियों को हटाकर सीधे किसान से टैक्स वसूलने का मॉडल अंग्रेजों के लिए सबसे ज्यादा फायदे का सौदा था। चलिए अब सबसे पहले और शायद सबसे बदनाम सिस्टम से शुरू करते हैं, स्थायी बंदोबस्त। इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे एक ऐसे हथियार की तरह लागू किया जिसने भारतीय ग्रामीण समाज को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस पूरे सिस्टम का सेंटर पॉइंट था जमींदार। लेकिन वो सिर्फ एक टैक्स कलेक्टर नहीं था, नहीं। अंग्रेजों ने उसे रातों रात उस जमीन का मालिक बना दिया जिस पर किसान न जाने कितनी पीढ़ियों से खेती करते आ रहे थे। सोचिए, एक झटके में किसान अपनी ही जमीन पर एक किराएदार बनकर रह गया। अच्छा, तो ये काम कैसे करता था? नियम एकदम सीधा था। जमींदार जितना भी लगान वसूलेगा उसका 10/11 हिस्सा कंपनी को जाएगा और सिर्फ 1/11 हिस्सा जमींदार को मिलेगा। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक जमींदार ने टैक्स में 11 बोरी अनाज वसूला, तो 10 बोरियां सीधी कंपनी के खजाने में जाएंगी और सिर्फ बस एक बोरी उसकी मेहनत का इनाम होगी। इस सिस्टम को और भी ज्यादा सख्त बनाने के लिए एक कानून था, सूर्यास्त कानून। मतलब ये कि अगर कोई जमींदार एक तय तारीख को सूरज डूबने से पहले लगान जमा नहीं कर पाया तो उसकी जमींदारी नीलाम हो जाएगी। अब इस कानून के डर से जमींदार किसानों से किसी भी हाल में लगान वसूलने के लिए मजबूर थे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी क्रूरता क्यों ना दिखानी पड़े। तो इसका नतीजा क्या हुआ? किसानों का भयानक शोषण। जमींदार कंपनी को दिए जाने वाले टैक्स से कहीं ज्यादा वसूलते थे। आखिर उनकी अपनी जमींदारी दांव पर लगी थी। जो किसान लगान नहीं दे पाते थे उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया जाता था या फिर उनसे बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी। हाँ, इस सिस्टम ने अंग्रेजों के लिए एक वफादार जमींदार क्लास तो तैयार कर दी, लेकिन इसने ग्रामीण भारत की आत्मा को मानो कुचल कर ही रख दिया। अब स्थायी बंदोबस्त की क्रूरता और कमियों को देखते हुए अंग्रेजों ने एक नई चाल चली। उन्होंने सोचा, अरे भाई, क्यों ना इस बिचौलिए यानी जमींदार को ही सीन से हटा दिया जाए। इससे क्या होगा, एक तो शोषण कम होने का दिखावा हो जाएगा, और दूसरा, जमींदार का वो जो 11/11 हिस्सा था वो भी सीधा कंपनी की जेब में आएगा। और बस यहीं से रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई। रैयत का मतलब होता है किसान। इस सिस्टम में कागज पर तो किसान को उसकी जमीन का मालिक मान लिया गया। अब वो चाहे तो अपनी जमीन बेच सकता था या गिरवी रख सकता था। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, लेकिन ये आजादी एक बहुत भारी कीमत के साथ आई थी। यहां बदलाव एकदम साफ है। स्थायी व्यवस्था में कंपनी और किसान के बीच जमींदार एक दीवार की तरह खड़ा था।
रैयतवाड़ी व्यवस्था में उस दीवार को गिरा दिया गया। अब किसान का सामना सीधे ब्रिटिश अधिकारी से था। बिचौलिए का खेल खत्म और शोषण का एक नया डायरेक्ट तरीका शुरू। तो क्या इससे किसानों की हालत सुधर गई? कह सकते हैं हाँ भी और नहीं भी। उन्हें जमींदारों के अत्याचार से तो आज़ादी मिल गई, लेकिन अब उन्हें सीधे अंग्रेजी सरकार के बहुत ज़्यादा टैक्स रेट का सामना करना पड़ रहा था, जो कि उपज का 33% से 50% या कभी-कभी उससे भी ज़्यादा होता था। अब इतना भारी टैक्स चुकाने के लिए किसान बेचारा गांव के साहूकार से कर्ज लेने लगा। तो हुआ ये कि किसान जमींदार के चंगुल से निकलकर साहूकार के कर्ज के जाल में जा फंसा। अब आते हैं तीसरी और आखिरी व्यवस्था पर, महलवाड़ी। ये एक तरह से स्थायी और रैयतवाड़ी का मिला-जुला रूप था, एक हाइब्रिड मॉडल। यहां अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना एक-एक किसान से डील करने के बजाय पूरे गांव को ही एक यूनिट बना दिया जाए। तो यहां लगान की जिम्मेदारी न जमींदार की थी, न अकेले किसान की, बल्कि पूरे गांव यानी महाल की थी। महाल का मतलब था एक गांव या फिर कुछ गांवों का समूह। इस सिस्टम में अंग्रेज हर किसान से अलग-अलग टैक्स तय नहीं करते थे, बल्कि पूरे गांव के लिए एक साथ लगान तय कर देते थे, और इस लगान को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया या लंबरदार को दी जाती थी। और यहां भी टैक्स की दरें तो मानो आसमान छू रही थीं। शुरुआत में ये कुल उपज का 66% तक तय किया गया था। बाद में लॉर्ड डलहौजी ने इसे घटाकर 50% कर दिया। लेकिन जरा सोचकर देखिए, अपनी मेहनत की आधी फसल सिर्फ टैक्स में दे देना, यह किसानों के लिए किसी तबाही से कम नहीं था। इसका असर भी कुछ अलग नहीं हुआ। गांव के मुखिया, जिन पर टैक्स जमा करने का दबाव होता था, वे अक्सर अपनी ही बिरादरी के लोगों के लिए जमींदार बन गए। ऊंचे टैक्स ने पूरे के पूरे गांवों को कंगाल कर दिया, और यहां भी किसान टैक्स चुकाने के लिए साहूकारों के जाल में फंस गए, जिससे वे और गहरे कर्ज में डूबते चले गए। तो हमने 3 अलग-अलग व्यवस्थाएं देखी, जमींदार के जरिए, सीधे किसान से और पूरे गांव से। लेकिन इन सभी अलग-अलग रास्तों की मंजिल क्या थी? यहां सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है, वो ये है कि तरीका चाहे कोई भी रहा हो, मंजिल एक ही थी: भारतीय किसान की कीमत पर ब्रिटिश खजाने को भरना। हर सिस्टम ने अपने अपने तरीके से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को निचोड़ा और किसानों को गरीबी और कर्ज के एक ऐसे चक्रव्यूह में धकेल दिया जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। और ये हमें आज के लिए एक अंतिम और बहुत जरूरी सवाल पर छोड़ जाता है। इन औपनिवेशिक व्यवस्थाओं ने जो जमीनी रिश्ते, कर्ज के चक्र और ग्रामीण गरीबी पैदा की, क्या उसकी परछाई आज भी भारत के गांव पर पड़ती है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर ये विश्लेषण आपको जानकारी भरा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।